नमस्कार। भारतीय रेलवे स्थापना संहिता यानी कि इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड के खंड 1 पर हमारी आज की चर्चा में स्वागत है। हम खास तौर पर पहले 2 अध्यायों को देखेंगे। जी। हमारे पास कुछ नोट्स, माइंड मैप्स और क्विज भी हैं। तो आज हम इन्हीं के जरिए गहराई से समझेंगे कि रेलवे में सेवा की जो बुनियाद है वो क्या है। हाँ। मतलब हमारा मकसद है कि ये जो शुरुआती नियम है, ये सामान्य नियम और सेवा की शर्तें, इनका सार क्या है। सही। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये रेलवे में नौकरी का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बताता है कि भाई चीजें कैसे चलेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये नियम मतलब इसलिए इतने जरूरी हैं क्योंकि यही वो ढांचा है जो लाखों रेल कर्मियों की अपेक्षाओं, उनके अधिकारों और जो प्रक्रियाएं हैं उनको तय करते हैं। इन्हें समझने से ये साफ हो जाता है कि इतना बड़ा, इतना जटिल संगठन वो अपने अंदरूनी कामकाज को कैसे व्यवस्थित रखता है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये असल में इस विशाल मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने वाले दिशा निर्देश हैं। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से। इसका शीर्षक है सामान्य यानी जनरल। इसमें नियम 101 से 124 तक है। जी। अब जैसा नाम से लग रहा है, ये अध्याय एक तरह से पूरी संहिता की भूमिका तैयार करता है। तो सबसे बुनियादी चीज क्या स्थापित करता है ये अध्याय? देखिए, ये अध्याय सबसे पहले तो इस नियम संहिता का दायरा तय करता है। मतलब ये नियम कहाँ लागू होंगे, किन कर्मचारियों पर लागू होंगे। अच्छा। साथ ही ये बताता है कि इन नियमों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। लेकिन शायद जो सबसे महत्वपूर्ण काम यह अध्याय करता है वो है नियम 103 के तहत शब्दावली को परिभाषित करना। शब्दावली मतलब? हाँ, शब्दावली। इसमें करीब 52 महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे कैडर। कैडर मतलब किसी सेवा या पद का स्वीकृत ढांचा। ओके। फिर लियन, लियन किसी स्थायी पद पर कर्मचारी का अधिकार। प्रोबेशनर यानी परिवेक्षाधीन। रेलवे सर्वेंट, रेल सेवक कौन है। पे, वेतन की परिभाषा क्या है। ट्रांसफर, स्थानांतरण, ऐसे कई शब्द हैं। बाप रे, 52 शब्द। हाँ, और इन शब्दों को इतनी सटीकता से परिभाषित करने का मकसद यही है कि आगे चलकर किसी भी नियम को समझने में कोई भ्रम ना रहे, कोई अस्पष्टता ना हो। अच्छा, तो ये एक तरह से पूरी संहिता की डिक्शनरी हो गई, ताकि जब कोई कहे लियन तो सब समझें कि इसका मतलब है स्थायी पद पर अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत जरूरी है, वरना तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसी अध्याय में मैंने देखा सेवाओं को ग्रुप ए, बी, सी और डी में भी बांटा गया है, नियम 106 से 108 में। जी हाँ। और ये भी बताया है कि कैडर यानी जो स्वीकृत पद हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, नियम 110 से 118। ये तो काफी व्यवस्थित लग रहा है। हाँ बिल्कुल। आप सोचिए, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। हाँ, ये तो है। तो इतने बड़े पैमाने पर बिना एक स्पष्ट संरचना और वर्गीकरण के काम करना तो मतलब असंभव होता। सही बात है। ये वर्गीकरण जो ग्रुप ए, बी, सी, डी का है और कैडर प्रबंधन, ये सुनिश्चित करते हैं कि भर्ती हो, पदोन्नति हो, जिम्मेदारियों का आवंटन हो, ये सब पूरे नेटवर्क में एक समान और तर्कसंगत तरीके से हो पाए। इसी अध्याय में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, वो है अधिसंख्यक पद या सुपरन्यूमररी पोस्ट। सुपरन्यूमररी पोस्ट्स, ये क्या होते हैं? ये वो पद होते हैं जो किसी खास, अक्सर अस्थायी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं और ये स्थायी कैडर की संख्या को प्रभावित नहीं करते। अच्छा। हाँ, तो ये प्रशासन को जरूरत के हिसाब से एक तरह का लचीलापन देता है। समझ गई। तो अध्याय 1 ने नींव डाल दी, ढांचा बना दिया, शब्दों के मतलब तय कर दिए, ये आधार हो गया जी। अब आते हैं अध्याय 2 पर। हमारे स्रोतों में जैसे सारांश और माइंड मैप्स में लिखा है, इसमें सेवा की सामान्य शर्तें यानी जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस शामिल हैं। हाँ, तो लगता है कि कर्मचारी के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी ज्यादातर बातें यहीं से शुरू होती होंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अध्याय 2, जिसमें नियम 201 से 244 तक हैं, वो असल में कर्मचारी के सेवा जीवन की कई महत्वपूर्ण शर्तों और प्रक्रियाओं की बात करता है। यहीं से पता चलता है कि रेलवे में शामिल होने से लेकर काम करने तक की जो मुख्य शर्तें हैं वो क्या हैं। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। हमारे पास जो सामग्री है, सारांश, माइंड मैप, क्विज, उसमें कई मुख्य बातें दिख रही हैं। शुरुआत करते हैं भर्ती और नियुक्ति से, रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट। जी। सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है कि रेलवे में
किसको नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, खासकर ग्रुप सी और डी लेवल पर जहां सबसे ज्यादा कर्मचारी होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है समझने के लिए। नियम 215 इस बारे में काफी स्पष्ट है। ग्रुप सी पदों पर जो पहली नियुक्ति होती है उसके लिए आमतौर पर संबंधित जोन के महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर या जीएम सक्षम प्राधिकारी होते हैं। अच्छा जी। हाँ, हालांकि जीएम चाहें तो इस शक्ति को अपने अधीन किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को सौंप भी सकते हैं। ओके। इसी तरह ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आमतौर पर मंडल रेल प्रबंधक, डीआरएम या संबंधित विभाग के प्रमुख एचओडी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। जाहिर है जो उच्च स्तरीय पद हैं जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी, उनके लिए भर्ती प्रक्रियाएं अलग और ज्यादा केंद्रीकृत होती है। इनका जिक्र नियम 201 से 207 में मिलता है। और रेलवे में भर्ती होने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें भी तो होंगी, जैसे उम्र वगैरह। हमारे नोट्स और क्विज में जिक्र था कि कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। हाँ। और ग्रुप सी के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल है। क्या इसमें कोई छूट भी मिलती है? हाँ, ये बुनियादी शर्तें हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और आपने ग्रुप सी के लिए सामान्य वर्ग की अधिकतम आयु 30 वर्ष सही बताई। और हाँ, बिल्कुल, सरकार के नियमों के अनुसार जो आरक्षित श्रेणियां हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उनके उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। अच्छा। कुछ विशेष मामलों में, जैसे कि कोई असाधारण योग्यता वाला व्यक्ति हो या अनुभव वाला, तो राष्ट्रपति के पास भी आयु सीमा में छूट देने की शक्ति होती है। ये नियम 2002 में बताया गया है। ओह। हाँ, और संबंधित क्विज और माइंड मैप में भी इस पर जोर दिया गया है। ये प्रावधान मतलब सुनिश्चित करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो और जरूरत के हिसाब से उसमें लचीलापन भी बना रहे। ठीक है, तो उम्र की शर्तें पूरी हो गई, मान लीजिए किसी का चयन हो गया, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? क्या सीधे नौकरी पक्की हो जाती है? नहीं, चयन के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। पहली बात तो ये कि भर्ती हमेशा विशिष्ट भर्ती नियमों के अनुसार होती है। अच्छा। जिन्हें रेलवे सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम कहते हैं। ज्वाइन करने से ठीक पहले उम्मीदवार के चरित्र और पृष्ठभूमि का सत्यापन होता है, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन। हाँ, ये रेलवे सेवा सत्यापन नियमों के तहत होता है, ताकि ये पक्का हो सके कि व्यक्ति सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त है। ठीक है। इसके साथ ही नियम 222 के अनुसार उम्मीदवार को सरकारी चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र लेना होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ। मेडिकल भी? जी हाँ। और अंत में नियम 218 के तहत नए नियुक्त कर्मचारी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है, ओथ ऑफ एलिजेंस। शपथ भी? हाँ, ये सब कदम नियुक्ति प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। बाप रे, मतलब चयन होना ही काफी नहीं है, उसके बाद वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल फिटनेस, फिर शपथ ग्रहण। ठीक है, मान लिया ये सब हो गया, फिर क्या? मैंने सुना है परिवीक्षा या प्रोबेशन जैसा कुछ होता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे क्विज और सारांश में ग्रुप सी के लिए 2 साल की परिवीक्षा का जिक्र बार बार आया है। नियम 105 में परिभाषा है और नियम 205 में प्रक्रिया। ये क्या चीज है? हाँ, परिवीक्षा अवधि, प्रोबेशन पीरियड, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, खासकर जो सीधी भर्ती से आते हैं उनके लिए। ग्रुप सी के लिए ये आमतौर पर 2 साल की होती है। इसका मूल उद्देश्य यही जांचना है कि जो नया कर्मचारी आया है वो अपने काम के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए कितना उपयुक्त है। अच्छा, मतलब एक तरह का ट्रायल पीरियड? हाँ, कह सकते हैं। इस दौरान उसके काम, उसके व्यवहार, उसकी सीखने की क्षमता, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। अगर परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तभी कर्मचारी को सेवा में स्थायी यानी कंफर्म किया जाता है। तो ये कंफर्मेशन 2 साल बाद होता है? हाँ, आमतौर पर ये एक तरह से कर्मचारी और संगठन दोनों के लिए एक परीक्षण काल होता है। और हाँ, इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का, जैसे नियुक्ति की तारीख, परिवीक्षा कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, स्थायीकरण कब हुआ, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए कार्मिक विभाग हर कर्मचारी की एक सेवा पुस्तिका बनाता है। सर्विस बुक? हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, ये एक तरह से कर्मचारी का पूरा सेवा इतिहास होता है जो शुरू से आखिर तक मेंटेन किया जाता है। अच्छा, अब समझ आया। तो परिवीक्षा एक तरह की निगरानी अवधि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेलवे इतना विशाल नेटवर्क है तो जाहिर है कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। यानी स्थानांतरण या ट्रांसफर्स नियम 226 से 232 इसी बारे में है। ये कितने तरह के होते हैं और इनके पीछे क्या सिद्धांत काम करता है? देखिए, स्थानांतरण रेलवे सेवा का एक सामान्य हिस्सा है
और इसके कई आधार हो सकते हैं। जैसे कर्मचारी खुद अपने व्यक्तिगत कारणों से स्थानांतरण का अनुरोध कर सकता है। दो कर्मचारी आपसी सहमति से एक दूसरे की जगह पे तबादला करवा सकते हैं, जिसे म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, म्यूचुअल ट्रांसफर। हाँ, कभी-कभी प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में भी भेजा जा सकता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। और सबसे आम है प्रशासन द्वारा सार्वजनिक हित में पब्लिक ग्राउंड्स पर किया गया स्थानांतरण, पब्लिक इंटरेस्ट में। जी। लेकिन यहाँ नियम 227 एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का काम करता है। वो क्या? ये नियम कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी कर्मचारी का स्थानांतरण उसके हितों के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, मतलब अगर कर्मचारी अकुशल पाया जाता है या उसके खिलाफ कोई दुर्व्यवहार का मामला है या फिर उसने खुद लिखित में स्थानांतरण मांगा है तो बात अलग है, वरना आमतौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नियम कहीं ना कहीं कर्मचारी को मनमाने तबादलों से बचाने की कोशिश करता है। ये तो कर्मचारी की नजरिए से काफी महत्वपूर्ण बात है, और यहीं पर वो लियन वाली बात भी जुड़ती होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी परिभाषा हमने अध्याय 1 में देखी थी, नियम 103 परिभाषा 29 में, लेकिन उसे बनाए रखने या समाप्त करने के नियम अध्याय 2 में है, नियम 239 से 243। जी हाँ। जैसा कि आपने शुरू में बताया था, इसका मतलब है स्थायी पद पर अधिकार बनाए रखना। हमारे स्रोतों में क्विज, सारांश, फ्लैश कार्ड्स में इस पर काफी जोर दिया गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लियन की अवधारणा सीधे तौर पर स्थानांतरण और पदस्थापन से जुड़ी है, और ये कर्मचारी की नौकरी की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, लियन का सीधा मतलब है कि एक स्थायी रेल सेवक का अपने मूल स्थायी पद पर, जिसे सब्सटैंटिव पोस्ट कहते हैं, उस पर अधिकार बना रहता है। भले ही उसे अस्थायी रूप से किसी दूसरे पद पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया हो, या वो प्रतिनियुक्ति पर, डेप्यूटेशन पर कहीं बाहर गया हो, या उसका स्थानांतरण किसी अस्थायी पद पर हुआ हो, तो भी उसका ओरिजिनल पद सेफ रहता है। हाँ, उसका उस पद पर अधिकार, उसका हक बना रहता है। नियम 240 और 243 विस्तार से बताते हैं कि किन परिस्थितियों में लियन बना रहता है और कब समाप्त हो सकता है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी अपनी स्थायी नौकरी खोए बिना अस्थायी या अन्य जिम्मेदारियां निभा सकें। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक और नियम है 244, जो बताता है कि कर्मचारी अन्य पदों के लिए आवेदन कैसे अग्रेसित यानी फॉरवर्ड करवा सकते हैं, ताकि उन्हें करियर में आगे बढ़ने के मौके भी मिलते रहें और उनका लियन भी सुरक्षित रहे। ये लियन वाली बात तो वाकई दिलचस्प है। कर्मचारी के लिए एक तरह की गारंटी जैसी हुई। अच्छा, रोजमर्रा की सेवा शर्तों के बारे में भी कुछ नियम थे, जैसे मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स का निर्धारण, नियम 234, और आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव, नियम 236। हाँ। माइंड मैप और सारांश में ये भी हाईलाइट किए गए थे। हाँ, ये नियम रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े हैं। नियम 234 ये परिभाषित करता है कि किसी रेल सेवक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स कहाँ माना जाएगा। इसकी क्या जरूरत है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यात्रा भत्ते, टीए, डीए वगैरह इसी के आधार पर तय होते हैं। अच्छा, ओके। फिर नियम 236 आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव के बारे में है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आकस्मिक अवकाश, जिसे हम आम बोलचाल में सीएल कहते हैं, हाँ, सीएल, वो नियमित छुट्टियों से, जैसे अर्जित अवकाश या लीव, उनसे अलग है, जिनका विस्तृत विवरण संहिता के बाद के अध्याय में, जैसे अध्याय 5 में मिलता है। तो सीएल छुट्टी नहीं है? तकनीकी रूप से नहीं, सीएल छोटी मोटी जरूरतों के लिए होती है। और इसी संदर्भ में नियम 237 भी महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि एक रेल सेवक का पूरा समय सरकार के अधीन होता है। होल टाइम इज एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट। पूरा समय, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी भी समय ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है, यानी ड्यूटी फर्स्ट। अच्छा, चलिए, एक और पहलू जो हमारे स्रोतों से निकल कर आया वो है पदोन्नति। हाँ, प्रमोशंस। जी। अध्याय 2 में खास तौर पर ग्रुप बी अधिकारियों की ग्रुप ए में पदोन्नति का जिक्र है, नियम 208 से 214। इसमें एक तरीका बताया गया है, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एलडीसी। हाँ, एलडीसी। नियम 211 में और क्विज वगैरह में भी इसका जिक्र है। ये क्या है? एलडीसी यानी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, ये ग्रुप बी के जो अनुभवी और योग्य अधिकारी हैं, उनके लिए ग्रुप ए सेवाओं में पदोन्नत होने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अच्छा। हाँ, सीधी भर्ती के अलावा ये रेलवे के अंदर से ही प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर देता है। जो अधिकारी ग्रुप बी में एक निश्चित सेवा अवधि पूरी कर चुके होते हैं और अन्य योग्यताएं रखते हैं, वे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। मतलब ये इंटरनल एग्जाम है? जी बिल्कुल, और सफल होने पर वे ग्रुप ए में जा सकते हैं।
ये एक तरह से आंतरिक प्रतिभा को पुरस्कृत करने और अनुभव को महत्व देने का एक तरीका है। अच्छा, तो ये अंदरूनी तौर पर आगे बढ़ने का एक रास्ता है। चलिए, अब हमने अध्याय 1 और 2 के काफी सारे पहलुओं को छू लिया है। अगर हम इसे समेटना चाहें, हाँ, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आते हैं? हाँ, अगर हम सार निकालें तो कह सकते हैं कि अध्याय 1 ने मंच तैयार किया। इसने बताया कि ये नियम किस पर लागू होते हैं, महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया, जैसे कैडर, लियन, प्रोबेशनर, और रेलवे सेवाओं को ग्रुप ए, बी, सी, डी में वर्गीकृत करके एक संगठनात्मक ढांचा दिया। ठीक है। ये एक तरह से नियम पुस्तिका का परिचय और शब्दावलीकरण है। और अध्याय 2? अध्याय 2 फिर कर्मचारी के सेवा जीवन की कहानी कहता है। ये शुरू होता है भर्ती से। कौन नियुक्त करेगा, जैसे ग्रुप सी के लिए जीएम, क्या शर्तें होंगी, उम्र, योग्यता। हाँ। फिर नियुक्ति के बाद की प्रक्रियाएं, सत्यापन, मेडिकल, शपथ, फिर परिवीक्षा अवधि और स्थायीकरण, कंफर्मेशन। राइट। इसके बाद ये रोजमर्रा की सेवा शर्तों पर आता है। मुख्यालय क्या होगा, आकस्मिक अवकाश कैसे मिलेगा, और ये सिद्धांत की कर्मचारी का पूरा समय सरकार का है। फिर ये कर्मचारियों की आवाजाही यानी स्थानांतरण के नियमों, और सबसे महत्वपूर्ण उनके स्थायी पद पर अधिकार यानी लियन की सुरक्षा की बात करता है। और पदोन्नति? हाँ, और अंत में ये पदोन्नति के एक खास पहलू यानी ग्रुप बी से ग्रुप ए में एलडीसी के जरिए जाने का रास्ता भी बताता है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो अध्याय 1 = ढांचा और परिभाषाएं, अध्याय 2 = भर्ती से लेकर रोजमर्रा की सेवा, स्थानांतरण और कुछ हद तक पदोन्नति तक का सफर। हाँ, दोनों मिलकर रेलवे प्रशासन और कर्मचारी के बीच के बुनियादी रिश्ते की नींव रखते हैं, जिसमें दोनों के अधिकार और जिम्मेदारियां तय होती हैं। आपने एकदम सही समझा। ये दोनों अध्याय मिलकर उस विशाल और जटिल प्रणाली की आधारशिला रखते हैं जिसके तहत भारतीय रेलवे का मानव संसाधन प्रबंधित होता है। इनका उद्देश्य प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाना है, एकरूपता लाना है और जहां तक संभव हो निष्पक्षता लाना है। ये नियम ही वो आधार हैं जिन पर आगे के सभी नियम, चाहे वो छुट्टी के हों, वेतन के हों या सेवानिवृत्ति के, वो सब टिके हुए हैं। वाकई भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के इन शुरुआती अध्यायों के पढ़ताए काफी ज्ञानवर्धक रहीं। इससे अंदाजा लगता है कि इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए कितनी बारीकी से नियम बनाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। मेरे लिए तो इसका सार यही है कि ये नियम सरकारी नौकरी की एक संरचित, नियम आधारित प्रकृति को दर्शाते हैं। इसमें कर्मचारी पर कुछ जिम्मेदारियां हैं तो उसे कई तरह की सुरक्षा और अधिकार भी मिलते हैं। बिल्कुल। और ये नियम केवल कागजी दस्तावेज नहीं है, ये हर रोज हजारों प्रशासनिक फैसलों का आधार बनते हैं, किसी की नियुक्ति से लेकर किसी के तबादले तक, किसी की छुट्टी मंजूर करने तक। बेशक नियम कभी कभी जटिल लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे का इरादा व्यवस्था को सुचारू और अनुमानित बनाना होता है। हाँ, हमने भर्ती, परिवीक्षा, स्थानांतरण, लियन जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की, लेकिन जैसा कि आपने कहा और जैसा इंडेक्स देखने से पता चलता है, ये तो बस शुरुआत है। हाँ, ये तो सिर्फ पहले 2 अध्याय हैं। आगे तो छुट्टियों के नियम है अध्याय 5 में, मेडिकल सुविधाएं हैं अध्याय 6 में, और फिर खंड 2 तो पूरा वेतन, भत्ते, अनुशासन, सेवानिवृत्ति लाभ, नियमों का एक पूरा समंदर है। सही कहा। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है जिस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या? हमने अभी अध्याय 1 और 2 देखे जो सेवा में प्रवेश और बुनियादी शर्तों को तय करते हैं। ये नियम जिनका आधार शायद कई दशक पुरानी कार्यप्रणाली और जरूरतें रही होंगी, हाँ। वो आज की तेजी से बदलती दुनिया में जहां तकनीक नई है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और कर्मचारियों की अपेक्षाएं भी विकसित हो रही हैं, उसमें कितने प्रासंगिक हैं। ये विस्तृत नियम संहिता आज की जरूरतों के हिसाब से कितनी लचीली हैं, कितनी अनुकूलनीय हैं। ये वाकई सोचने लायक सवाल है कि क्या ये नियम समय के साथ कदम मिला पा रहे हैं। और इसी विचार के साथ इन स्रोतों पर आधारित हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।